पटियाला आईएनएस, पटियाला सबसे बड़ा हमारा सेंटर है आईएनएस का। वहाँ मैं इंडिया गेम में था, तो वहाँ ओलंपियन से कोई भी है लेट आता है उसको लाइन में अलग खड़ा करते हैं, फिर ग्राउंड उसको वापस रूम में भेज देते हैं, उसको ग्राउंड प्रैक्टिस नहीं करने देते। ओहो। आपका जो टारगेट है उसमें आप चेंजिंग करो, उसको बदलो मत। मतलब मैं ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे परेशानी आ रही है, पर मुझे ऐसा नहीं हटना नहीं है उससे। उसका यदि ट्रेनिंग नहीं हो रही तो मुझे वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करनी चाहिए, सेट ट्रेनिंग ज़्यादा करनी चाहिए। उससे नहीं है तो मुझे ट्रेनिंग चेंज करनी चाहिए, करके फिर उसका रिजल्ट मिलेगा। Welcome to the Garima Avtar show. In today's episode, I have with me Jagseer Singh, a remarkable Indian para-athlete who has left an indelible mark in the world of sports, competing in a range of events including the men's 100 meter, 200 meter, 400 meter and long jump in the F46 category. His historic victory as the first Indian player to secure a gold medal in the inaugural Asian Para Games held in Guangzhou, China in 2010 stands as a testament to his extraordinary talent and dedication. Jagseer's accolades include being bestowed with the prestigious Arjuna Award in 2010 and the esteemed Maharana Pratap Award in 2009. Beyond his athletic pursuits, he has also served as a captain and flag bearer of the Indian Paralympic team in London and even carries out the responsibilities of an income tax inspector, with a remarkable medal record representing India, including a gold and silver medal at the Asian Para Games. Jagseer Singh's journey is one of unparalleled achievements and inspiration. Thanks for joining me, Jagseer. Such a pleasure to have you on my show. थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक तो पहले आप अपना नाम का मतलब बताइए, बड़ा यूनिक सा नाम है, जगसीर का क्या मतलब हुआ? जगसीर मैम एक पंजाबी नाम है, हमारे पंजाबियों के अंदर जगसीर। और मैं जब भी सोचता हूँ तो मेरे पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ जग प्लस सीर, मेरा जग में सीर है, तो इसलिए उसको मैं मानता हूँ कि मैं लकी सो लकी। एंड जग मतलब पंजाबी में जग बोलते हैं वर्ल्ड को, दुनिया को, उसमें मेरा सीर को मतलब एक पार्ट हो गया, हिस्सा है मेरा उसके अंदर। ऐसा अरे वाह, सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। सो वैसे ही आपने आई थिंक दुनिया में अपना नाम कमाया है, इतना इंस्पायर किया है लोगों को आपके अचीवमेंट्स के थ्रू, सो दैट्स सो नाइस। बचपन में बताइए आपका कैसी आपकी जर्नी रही, और आपका थोड़ा स्पोर्ट्स जर्नी के बारे में बताइए, और आपने ये स्पोर्ट को कैसे चुना, और क्या क्या चैलेंजेस आए, और आपका मतलब इसी के बारे में बताइए। मैं सबसे पहले क्या कि जब कोई भी गेम शुरू करते हैं तो उसके बाद बहुत सारी परेशानियां आती है, पर मेरा थोड़ा सा केस एक अलग है, क्योंकि ये स्पोर्ट शुरू करने से पहले एक ऐसा एक्सीडेंटल केस से लाइफ शुरू होती है कि 1994 के अंदर मेरे बिजली का करंट लग जाता है 11,000 वोल्टेज का। तो मैं खेत के अंदर जा रहा था खाना लेके पापा का, वहाँ पे मैंने गलती से वो तार टूट के नीचे गिरा हुआ था, उसको मैंने उठाया, तो उसके बाद मुझे पता नहीं चला क्या हुआ। तो 3 दिनों के बाद बेहोश आया कि मुझे पता चला कि मेरे करंट लग गया है, और मैं सारा मेरा शरीर जल गया था। फिर महीने 1.5 महीने के बाद एक हाथ के अंदर, राइट हैंड के अंदर एक गैंग्रीन का नाम की एक ऐसी डॉक्टर ने बताया कि हाथ इसको काटना पड़ेगा। फिर 1.5 महीने के बाद हाथ काट दिया गया। और उसके बाद बड़ी छोटा था मैं, 8-9 साल का, मुझे बड़ा चिंता रहती थी कि अब मैं कैसे करूँगा, जो लाइफ दिनचर्या के काम है वो कैसे होंगे। तो धीरे धीरे जब घर लेके आए, ठीक हुआ, तो बाद में बच्चे स्कूल के अंदर खेलते थे, उनके साथ मैं खेलने लगा, कबड्डी, कभी रनिंग, ऐसे करके 2001 के अंदर मुझे पता चला कि पैरालंपिक गेम्स होते हैं। तो उससे पहले लोग बहुत सारी बातें बोलते थे कि इसकी तो जिंदगी खराब हो गई है, यही कहाँ से कैसे करेगा, इसी कल को शादी भी नहीं होगी, ये तो नौकरी भी नहीं लग पाएगा। अब किसी को ऐसा नहीं पता होता कि पुलिस और आर्मी के अलावा सिविल सर्विस बहुत सारी सर्विसें हैं, और उनको ऐसा लगता है कि इनको सर्विस नहीं मिल पाएगी। ये चीजें होती थी, सुनने को मिलता था। तो मैंने पैरा स्पोर्ट्स का नाम सुना, देवेंद्र जाड़िया का जब एक बार स्कूल के अंदर उनका न्यूज़पेपर में आया था, पढ़ा रहे थे,
एक पैरालंपिक एक आसिफ ने ऐसा किया, तो मैंने बाद में प्रार्थना के बाद मैं गया और उस पेपर को दोबारा फिर पढ़ा मैंने पूरा। तो फिर मैं हमारे हनुमानगढ़ में कोच थे द्रोणाचार्य आरडी सिंह जी, उनसे मिला जाके। मैंने कहा जी आपका नाम आया और आपने इस खिलाड़ी को निकाला, इसका भी एक हाथ नहीं है, इसके भी करंट लगा हुआ है। और मेरे साथ भी ऐसी एक ट्रेजरी हुई है और मेरे साथ भी है। तो उन्होंने बोला कि जब आपके +2 हो जाए तब मेरे पास आना। आप तो कॉलेज में थे डीपी, तो +2 के बाद मैं उनसे मिला, तो मैंने कहा जी मैं स्टेट खेला हुआ खिलाड़ी हूँ। तो तब उन्होंने मेरे को बात बोली कि स्टेट खेलना और स्टेट जीतना ये बहुत छोटी बात है, आप ऐसा टारगेट रखिए, बड़े टारगेट जिसको आप अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और कोई भी उसमें अंदर आप एक आध चला गया है आपके अंदर, आपके साथ ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है कि पैरालंपिक का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक ऐसा मंच देगा जो आगे बढ़ने का। वाओ, अमेजिंग। सो आई एम सो हैप्पी उन्होंने आपको इतनी अमेजिंग एडवाइस दी और हौसला दिया, उससे आई एम श्योर बहुत बहुत हेल्प मिलती है। सो आपकी जर्नी की बेस्ट लर्निंग क्या है? बेस्ट जर्नी में मैं 2006 के अंदर फर्स्ट बार जब नेशनल खेलने गया था, मेरे 4 गोल्ड थे नेशनल में, बेस्ट एथलीट बना। और मेरा भी एक ड्रीम्स होने लगा कि मुझे भी आगे जीतना है। तो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2006 में ही आयरलैंड हॉलैंड खेलने गया मैं, वहाँ मेरा गोल्ड मेडल आया जूनियर में। वहाँ के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और 2010 के अंदर अर्जुन अवार्ड मिला, फिर मैंने एशियन गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में, नेशनल रिकॉर्ड किया। और 13 साल से 6.90 मीटर लॉन्ग जंप का मेरा ही नाम है, आज भी मेरे नाम ही चल रहा है रिकॉर्ड। तो मुझे खुशी होगी कोई प्लेयर इसको तोड़े, क्योंकि नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनते हैं। और मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता मैं खुद ब्रेक करूँ इसी लिए। सबसे ज़्यादा यही रहा कि मेरा एशियन गेम्स में गोल्ड आना और 2008 बीजिंग तक ओलंपिक तक पहुंचना, अर्जुन अवार्ड मिलना, नेशनल रिकॉर्ड बनाना, ये बहुत छोटी एज में हुआ है। यानी कि 24-23 एज में हुआ था मेरा सारा। 24 में अर्जुन अवार्ड मिल गया था मेरे को। ऑसम। तो आपने अपने जीवन से क्या सीखा है? एक सबसे बड़ी सीख आपने जो जीवन से ली हो? मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा जब भी सपने देखता हूँ तो करने के देखे हैं मैंने हमेशा। कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं ये करूँ, ये बन जाऊँ। पहले मैं सोचता हूँ पहले करें, उसके बाद कुछ बनना पड़ता है। तो जब भी मैं स्कूल में था, जब मैं शुरू किया जहाँ कॉलेज के अंदर, तो मेरे गांव से मैं भाग के आ जाता था। मेरे अंदर जुनून, जज्बा, जोश, ये सारी चीजें थी उस टाइम, और आज भी है वो चीजें। मैं याद करता हूँ तो 20-20 किलोमीटर रनिंग करनी, और डाइट पे बहुत ध्यान रखता था खुद का। मैंने अपने आप पे फोकस बहुत किया, अपने आप से बहुत सीखा। जब भी कभी नर्वस होता हूँ मैं अपने वीडियो भी देख लेता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो ईश्वर ने मुझे शायद दी है कि मैं वो एक नेचुरली मुझे कुछ करने का, अलग सोचने का, एक पॉजिटिव रहने का, इन चीजों का मुझे बहुत अपने आप से सीखने को मिलता है और इनसे मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑसम, ऑसम। सो आपका जनरली रूटीन क्या रहता है? मतलब आपकी एक तो ट्रेनिंग का जैसे दिन होता है, तो उसके हिसाब से आप कितने बजे सुबह उठते हैं, कैसी आपकी ट्रेनिंग होती है? और अगर नॉन ट्रेनिंग डे होता है तो आप अपना आप मतलब उस दिन रेस्ट डे होता है, तो आप सुबह मतलब क्या आपका रूटीन रहता है? आप थोड़ा सा गाइड करिए। मैम जैसे बाहर रहते हैं कैंपों के अंदर, तो ऑब्वियसली सुबह 5 बजे उठते हैं, 5:30 बजे ग्राउंड 5:30 ग्राउंड का टाइम होता है। हम लोग 9 या 8:30 के बाद ही आते हैं, ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद 2-3 घंटे सोते भी हैं, रेस्ट होता है। फिर तो हल्का फुल्का लंच होता है। फिर शाम को इवनिंग 4:30 या 5 o'clock, जैसे भी गर्मी या सर्दी का मौसम है, टाइमिंग का रहता है। तो शाम को फिर यानी कि सुबह से लेकर शाम तक पूरा बिजी शेड्यूल ही रहता है। कोई ऐसा टाइम नहीं मिलता फ्री टाइम, ना हमें कोई बाहर जाने का टाइम मिलता है, बस ट्रेनिंग के प्रति ही ज़्यादा रहता है। और जिस दिन हम लोग जैसे बुधवार शाम को रेस्ट होता है तो स्टीम चले जाते हैं स्टीम के लिए, और सैटरडे को मसाज के लिए चले जाते हैं। उसके बाद अच्छा खाना, अच्छा फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह, अपने को रिकवरी करना। तो मंडे से फिर ट्रेनिंग शुरू होगा, संडे का रेस्ट होता है। तो अपने आप को रिफ्रेश करना, जब मूवी देखना, उनमें ज़्यादा रहता है, म्यूजिक सुनना, ये चीज़ें। सो आपको लगता है रूटीन होने का महत्व है? मतलब रूटीन होना चाहिए सबका, डिसिप्लिन
आपको लगता है रूटीन से एक डिसिप्लिन आता है कि आपका फिक्स टाइम है, मतलब आपका लाइक मॉर्निंग में तो खैर उठने का है, बट मे बी आप कोई मेडिटेशन करते हो, आपके कैंप के अलावा, ट्रेनिंग के अलावा कुछ और चीज जो आप फॉलो करते हो जो जिससे आपको बहुत फायदा हुआ है? मैम टाइमिंग का सबसे ज्यादा मेरा अपने आप से मैं कभी कंपेयर नहीं करता। 5:30 कोई भी हमारा गुरु या कोच बोलते हैं तो मैं 5:20 पे हमेशा ग्राउंड पे होता हूँ, मेरा कभी लेट नहीं हुआ। अमेजिंग। क्योंकि पटियाला सबसे बड़ा हमारा सेंटर है NS का, वहाँ मैं इंडिया गेम में था तो वहाँ ओलंपियन है, कोई भी है लेट आता है उसको लाइन में अलग खड़ा करते हैं, फिर ग्राउंड उसको वापस रूम में भेज देते हैं, उसको ग्राउंड प्रैक्टिस नहीं करने देते। ओहो। तो मेरे अंदर मेरे कोच द्रोणाचार्य RD सिंह जी है, तो वो मुझे बोलते थे कि 4 बजे सुबह उठना है और 4:30 पे आपकी जहाँ चाय होगी, ये चाय पी करके आप साइकिल आप रेडी रखना। जब मैं शुरुआती दौर के अंदर बता रहा हूँ, तो जिस दिन आप नहीं उठे उस दिन आपका जो कपड़े हैं वो बाहर रोड पे होंगे और घर चले जाना। तो मुझे 3 बजे भी जाग आ जाती थी, मैं कभी सोता नहीं था। और आज भी शेड्यूल ऐसा है कि सारे काम छोड़ दूं, जब ट्रेनिंग का 5 बजे तो 5 बजे ट्रेनिंग है। समय आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप टाइम के पंचकुल नहीं है, डाइट टाइम से नहीं खाते हैं, खाना टाइम से नहीं खाते हैं, आपका फ्रेश होने का तरीका, आपका तैयार होने का तरीका पूरा चेंज हो जाता है। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मैम। वो जमीन से उठ के आसमान छू सकता है तो उसकी टाइमिंग अच्छी है, तो मुझे मानता हूँ। सो ये बताइए, लाइक लाइफ में इतने चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में भी आए हैं बहुत चैलेंजेस। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई एथलीट या फिर कहीं पर भी इन एनी एक्चुअली जॉब और कोई करियर में कोई अगर थोड़ी उम्मीद हार जाए और अगर उसको मन करे भैया क्विट कर देना चाहिए, अब तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मतलब थोड़ा हमको कभी कभी कोई जैसे किसी के ताने मिल गए, कोई जो कभी कभी हमारे थॉट्स नेगेटिव आ जाते हैं कि वी आर नॉट गुड इनफ और समथिंग, तो इन थॉट्स के ऊपर कैसे जाना चाहिए, कैसे ओवरकम करना चाहिए, अपने माइंडसेट को कैसे पॉजिटिव रखना चाहिए ऐसे कंडीशन में जब मन करे एकदम हारने, मतलब ऐसा मन करे क्विट कर दो, थक गए हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ मतलब कभी कभी फेलियर्स भी हमको फेस करने पड़ते हैं, तो कैसा माइंडसेट रखना चाहिए ये ओवरकम करने के लिए? हाँ, तो मैम जब चलने लगे तब भी गिर के चले। वैसे तो फेलियर तो शुरू में जिंदगी, मैं कहता हूँ बीजिंग 2008 में जब मैं खेलने जाना था, तो उसके पहले 3 मंथ मलेशिया कैंप था शाह आलम करके, वहाँ पे हमारा, तो वहाँ हमारा कैंप लगा, मेरे वहाँ इंजरी हो गई, थोड़ा पेन रहता था, तो बीजिंग ओलंपिक्स में मेरा मेडल नहीं आया पैरालंपिक्स में। तो वहाँ आने के बाद मैंने सोचा कि सरकारें नौकरी भी नहीं देती है, 2008 की बात है, और ज़्यादा केस बांड भी नहीं देती है कुछ भी। तो मैंने कोच से बात करी कि मैं इंजरी भी है और मेरा मन नहीं है स्पोर्ट्स का, मैंने छोड़ना है और मैं अब B.Ed के लिए जाना है, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था। तो वो सब बड़े हमारे इंटेलिजेंट है, वो समझ दिए इस बात को, बोले ठीक है तो B.Ed कर ले। तो मैं B.Ed करने के लिए चला गया 2009 में। 67% मेरे B.Ed में बने। तब देवेंद्र जाट जी जो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो आते हैं मानगढ़, तो वो मुझे समझाते हैं कि अब B.Ed हो गई, आपका रिजल्ट भी आ गया है, अब आप फ्री हो, तो मेरे साथ लगो, आप दोबारा हम ट्रेनिंग थोड़ा थोड़ा करते हैं, आप फिटनेस करो। तो मैम दोबारा मैंने फिटनेस शुरू करी और मैंने 6.80 लॉन्ग जंप किया और 2009 वर्ल्ड गेम में गोल्ड मेडल जीता। फिर शुरू हो गया वही। वहाँ पूरा मैं निराश था, मैंने पूरा गेम छूट चुका था। और ऐसी शुरुआत हुई कि 2009 में मेरा आईवा सीनियर वर्ल्ड गेम में गोल्ड आया, फिर 2010 में अर्जुन अवार्ड मिला, एशियन गोल्ड, नेशनल रिकॉर्ड, नॉटिंघम मैनचेस्टर 2 गोल्ड मेरे, और नेशनल में 2 गोल्ड रिकॉर्ड के साथ। तो इतना अचीवमेंट उस निराशा के बाद हुआ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कहीं ना कहीं फेलियर है या हमारा कोई निराश होने का तरीका, कोई ना कोई रास्ता निकलता है। जब हम हारते हैं हमें बड़ा कुछ सुनना भी पड़ता है और बहुत सारी चीजें खुद को भी लगती है, मैं नहीं हो रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा, जाए इसका मैं कुछ और करूँ या इसको छोड़ दूँ। बट वो ऐसा टाइम है, वहां से यदि हम पीछे थोड़ा हटके जाएं तो वो बहुत आपको मजबूत करता है, वो चीजें आपको हमेशा याद रहेगी। और वो स्ट्रगल लाइफ है, एक तरह से टाइम होता है, हार्ड टाइम हर इंसान की जिंदगी में आता है। हम खेल में नहीं कहते, एक पर्सनल लाइफ है, करियर में, या स्टूडेंट भी उसकी लाइफ में भी आता है। पर बीच में अपनी रास्ता नहीं छोड़ना है, अपने उसको जो आपका जो टारगेट है उसमें आप चेंजिंग करो, उसको बदलो मत। मतलब
मैं ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे परेशानी आ रही है, पर मुझे ऐसा नहीं हटना नहीं है उससे। उसका यदि ट्रेनिंग नहीं हो रही तो मुझे वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा करनी चाहिए। उससे नहीं है तो मुझे ट्रेनिंग चेंज करनी चाहिए, करके फिर उसका रिजल्ट मिलेगा। मेरा क्वेश्चन है कि इफ यू मीट योर यंगर सेल्फ हु इज स्ट्राइविंग टू बी वेयर यू आर टुडे, व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड गिव टू हिम? मैं यही देना चाहूँगा, जुनून और जोश और जज्बा, एक अंदर चिंगारी, जो उस टाइम एक बचपन होता है, उस टाइम हम जो भी करते हैं वो नया सीखते हैं हम लोग। और उसके अंदर जब हम विल पावर से लड़ते हैं, कोई भी कंपटीशन है या कोई भी है, तब हार या जीत को मायने रखती है, हम बहुत आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर विल पावर थी और मेरे अंदर एक कैरेक्टर था, मेरे अंदर डिसिप्लिन था, तो मैंने फर्स्ट ईयर तक मैं पहुंचा हूँ। और मुझे वो रास्ता पता है कि मैं वहाँ तक कैसे पहुंचा, कितना स्ट्रगल, कितनी परेशानियाँ हैं। मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। और उस टाइम यदि मैं वहाँ से न्यूज़ नहीं पढ़ता या नहीं सीखता या पैरा स्पोर्ट्स के बारे में नहीं जानता, आज जहाँ नहीं पहुँचता, तो विल पावर होना बहुत जरूरी है मेरे। और एक जूस, एक जुनून, एक जज्बा, एक जोश, एक आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करते हैं। मैं कहता हूँ आपका टाइमिंग का, आपका खाने का, आपका उठने का, वर्कआउट करने का, ये सारा डिसिप्लिन में आता है पूरा। आप ट्रेनिंग कितना करते हैं, डाइट कितना फॉलो करते हैं। डाइट को साथ लेके चलता हूँ हमेशा। बिना डाइट के आप परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। चाहे आप स्टडी करते हैं तो भी डाइट की जरूरत है, कुछ भी काम करते हैं। ऑसम। अच्छा, अभी हम रैपिड फायर क्वेश्चंस पे आते हैं। ये शॉर्ट, मतलब एक या दो लाइन आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं। आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? मैं अपने आप से ही अपने वीडियो देखता हूँ, उनसे ही मोटिवेशन ज्यादा आता हूँ कि मैं पहले कैसा था, उस टाइम मेरी कैसी टेक्निक थी, कैसे कर रहा था, उससे ही होता हूँ। और अपने आप को पॉजिटिव रखता हूँ, नेगेटिविटी से दूर रहता हूँ। आपको बेस्ट एडवाइस किसी ने अगर दी हो तो वो क्या है? बेस्ट एडवाइस, आप रात दिन मेहनत करें, हार्ड वर्क करें और सही दिशा में जो भी काम करें, सही दिशा में करें। चाहे एजुकेशन है, चाहे कोई भी लाइफ है, आपकी जो लाइन है, जो आप काम कर रहे हैं, उसमें पता हो आपको कि इसमें कितना मुझे करना है, कौन सी मेरे चैलेंज आएंगे, कौन सा मेरा टारगेट है, उसको ध्यान में रख के करें और रात दिन मेहनत करें, जरूर परिणाम मिलेगा। उन सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, उसको समय मांगती है। आपका साइड पैशन क्या है? मतलब बिसाइड्स आपका स्पोर्ट्स और एथलीट के अलावा आपका और कोई पैशन है? हाँ, एक बार मैंने 2018 में हमने मूवी करी थी, मैंने पंजाबी मजनू करके, वो भी आई नहीं है। कुछ प्रोड्यूसर का मुंबई की टीम है, तो काफी अच्छा मेरा डॉक्टर का रोल था उसके अंदर। अरे वाह, आप तो एक्टिंग भी सीखी है आपने? आती है आपको एक्टिंग भी? एक्टिंग आती है। मैं पूरा रीटेक 10 बार रीटेक होता था तो मैं कभी नर्वस नहीं हुआ। 11वीं बार सही हो जाता था। तो उसमें रीटेक बहुत ज्यादा होती है, ये थोड़ा सा रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। और बॉम्बे की टीम आज ही बात करती है, जब भी मूवी आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। मजनू करके पंजाबी मूवी है, बहुत अच्छा डॉक्टर का मेरा रोल है उसके अंदर। ऑसम ऑसम, बताइएगा जरूर। आई रियली लुक फॉरवर्ड। दैट्स सो लवली। अच्छा, आप बताइए, आपका जो अंदर का जो एक इनर क्रिटिक है, जो हमको कभी कभी डीमोटिवेट करता है, हमको बोलता है कि हम वी आर नॉट गुड इनफ, या हम ये नहीं कर पाएंगे, चलो अब इसको छोड़ देना चाहिए, तो उसको आप कैसे शट करते हैं? आप उसको अपने आप को कैसे समझाते हैं? हाँ, कभी कभी हम भी नर्वस होते हैं और हम भी ज्यादा सोच लेते हैं ये चीजें नहीं होगी। बट कुछ टाइम वो होता है, 2 या 3 दिन या 1 वीक ऐसा होता है कि उसके बाद परिस्थितियाँ बदलती है। क्योंकि हमेशा आदमी नेगेटिव नहीं रहता है, कभी ना कभी पॉजिटिव होता है। और उसके मैं ज़्यादातर अपने आप को, जब पुराने वीडियो जो है उनको ज़्यादा देखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जो भी कुछ बोलता है, जब हम हारते हैं तो हर कोई उस पर उंगली उठाता है, जब जीत जाते हैं तो आपकी कमजोरी है वो कोई नहीं देखता है, आपके प्लस पॉइंट देखे जाते हैं। बिल्कुल। तो हारने से हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि उस टाइम मैं इतना अच्छा कर रहा था, क्यों नहीं हो रहा। ये सारा टेक्निकल का पॉइंट है। जब हमारी परफॉर्मेंस कहीं रुक जाती है, जब हम नहीं बढ़ रही है,
तब ट्रेनिंग का सेशन, ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो हम चेंज करते हैं, परफॉर्मेंस आती है और उसमें रिजल्ट मिलता है हमें 100%। ऑसम। आप आपके हिसाब से बेस्ट न्यूट्रिशन एडवाइस क्या है? बेस्ट न्यूट्रिशन डाइट का मैं बोलूँगा कि मैं जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे ये चीज़ों से दूर रहता हूँ और मॉर्निंग फर्स्ट एक एप्पल खाता हूँ ट्रेनिंग जाने से पहले। उसके बाद ओट्स वगैरह, सीड्स जितने भी है सबसे अच्छा सीड्स मानता हूँ मैं, और ड्राई फ्रूट्स में आते हैं, और एग है जैसे 2 हो गए। डाइट का ब्रेकफास्ट में ये सबसे बढ़िया, भी आप लोग फॉलो करो तो उसको डेली फॉलो करो, उसके अंदर ट्रेनिंग के बाद आप जाओ तो। अच्छा, एक बताइए, जब आप कंपटीशन के दौरान और जिस कंपटीशन से पहले जो एक इमोशनल थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है या इमोशनल, आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं जिस कंपटीशन से पहले या उसके दौरान? वो मैडम रहता है, और वो कंपटीशन तक भी रहता है, फियर रहता है। कोई भी खिलाड़ी ऐसा बोले कि मुझे नहीं होता है, सबके इंटरव्यू देखोगे तो कुछ बोल भी देते हैं हमें नहीं होता, वो सबको होता है। वो फियर जब तक हम कंपटीशन लड़ते हैं तब तक रहता है, जब शुरू हो जाता है तब दिमाग में इतना नहीं रहता है, तब ये चीज़ें नेगेटिविटी आती है। पर जब हम ट्रेनिंग करते हैं, हमारा ट्रेनिंग में बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने बहुत वर्कआउट किया है, मैं वर्कआउट में इतना अच्छा कर रहा था और इतना बेटर कर पाऊंगा, उसका कॉन्फिडेंस जरूर रहता है हमें कि मैं बेटर हूँ और बेटर कर पाऊंगा। मैंने आज तक 2006 से लेकर के 2016 तक 10 साल लगातार नेशनल में गोल्ड जीता। मेरा यही था मकसद कि वहाँ जाके मुझे स्टैंड करना है एक जगह पे जाके, वहाँ फिर से वापस नहीं आना नेशनल से। तो लगातार गोल्ड ही है मेरे 10 साल, रिकॉर्ड भी आज आपके सामने है। आपका प्राउडेस्ट अकम्पलिशमेंट क्या है? मतलब आपको किस चीज पे सबसे ज्यादा गर्व होता है? जब मैं लंदन 2012 में पैरालंपिक गेम्स में इंडिया का फ्लैग लेके चला था, कैप्टन बना, इंडिया का फ्लैग लेके चला, सबसे ज्यादा प्राउड हुआ। और दूसरा, मुझे जब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल बजा, तब राष्ट्रगान नेशनल एंथम हमारा देश का बजा सबसे ज्यादा, तब आंखों में आंसू आ गए थे, तब मुझे सबसे अच्छा लगा। और वैसे इंटरनेशनल 11 गोल्ड है, 11 बार नेशनल एंथम बजा है, पर एशियन गेम्स के अलग फीलिंग थी उस टाइम। हमारा पूरा इंडिया में गोल्ड नहीं आ रहा था, तो सब लोग मुझे कह रहे थे कि आपको गोल्ड आना चाहिए। और इंडियन एम्बेसी से वहाँ हमारे जो आते हैं वीजा लगाते हैं वो आए थे, और कम से कम इंडिया चाइना की मुझे घड़ी भी गिफ्ट करके गए थे गोल्ड आने पे। बोले कि राष्ट्रगान बजा, में बड़ी खुशी हुई, हम कान तरस के हमारे। और गुआंगजू 2010 पैरा एशियन गेम्स में एक सिंगल गोल्ड आया था इंडियन टीम का, तो मैं सौभाग्यशाली था कि वो राष्ट्रगान बजा सका और अपने देश का नाम रोशन कर सका। Awesome, super. And with this, we come to the end of the show. Thank you so much, Jagseer Singh ji, for joining me in this absolutely amazing session. Thank you so much. Thank you. Thank you all for listening to today's episode with your host Garima Avtar. See you in the next one. Have a great day. Bye.